सो हम हमारा साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो पहले चैप्टर में हमने, पहले और दूसरे चैप्टर में हमने मैटर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, कितने स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स इन द सेंस फेज होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, उनकी क्या प्रॉपर्टी है। फिर से लास्ट चैप्टर में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, मिक्सचर, कंपाउंड, कितना कुछ पढ़ा। ओके, अब फर्दर आगे पढ़ते हैं और हमारा चैप्टर है एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो ध्यान से सुनो, इंट्रोडक्शन में गिवन है, ये गिवन नहीं होगा, ओके, बट फिर भी मैं पढ़ता हूँ। महर्षि कणाद, ओके, कणाद मतलब महर्षि, यहाँ के इंडिया के जो सेज हम बोलते हैं, ऋषि। ओके, एन इंडियन फिलोसोफर नेम्ड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर एज अ परमाणु। ओके, तो महर्षि कणाद ने जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ, सोचो अभी कब ये वर्ल्ड में, जो हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वहां पे कब जाके एटॉम की डिस्कवरी हुई और हमारे सेजिस ने कब बोल दिया था। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट है उसको परमाणु बोला गया है। महर्षि कणाद ने क्या बोला है, परमाणु। परमाणु मतलब क्या, जैसे कि ऐसा समझो कि एक पेज है, ओके, सपोज ये पेज है। अब मैं ऐसा बोलूं कि ये पेज के 2 टुकड़े कर दो तो तुम बीच में से फाड़ दोगे। फिर मैं बोलूं कि वो जो टुकड़ा किया है उसके भी 2 टुकड़े कर दो तो तुम फिर से फाड़ दोगे, उसके भी 2 टुकड़े कर दो तो फिर से फाड़ दोगे। वैसे फाड़ते गए फाड़ते गए फाड़ते गए, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम्हारे पास ये नेल है ना, उतना छोटा सा पार्ट रहेगा। फिर मैं बोलूँ फाड़ो, सर ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा है, ओके, ऐसा लगेगा। फिर मैं बोलूँ कि नहीं फाड़ना तो है ही तुम्हें, तो सपोज तुम ब्लेड या कटर से लेके आ गए और उसके पीसेस कर दिए, और कर रहे हो और कर रहे हो और कर रहे हो, तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर टुकड़ा आ गया तुम्हारे पास, सबसे स्मॉलेस्ट, उसके आगे जा सकते नहीं है। हाथ से तो कर ही नहीं सकते, इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, टूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो टूल्स की हेल्प से भी जितना छोटा हम जा सकते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, परमाणु, और इंग्लिश में बोले तो एटम। ओके, तो ये इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। महर्षि कणाद एन इंडियन फिलोसोफर नेम्ड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। कोई भी मैटर, जैसे कि हमने मैटर को क्या बोला था, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। तो सब कुछ मैटर है। अभी मैटर भी बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, तो सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा मैटर का, सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, उसको हम बोलेंगे परमाणु, और इंग्लिश में बोलेंगे एटॉम। अगेन यहां हम बोल तो रहे हैं कि सबसे छोटा, बट दैट इज अ लाई। वो लाई कब बन जाएगा, वो झूठ कब हो जाएगा, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटॉम, तब। ओके, क्यों, क्योंकि हमने अभी बोला कि स्मॉलेस्ट क्या है, एटॉम और परमाणु। फिर 4th चैप्टर में हम बोल रहे हैं कि भाई उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो क्यों, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये हिस्ट्री भी क्या है, सीक्वेंस में चल रही है ना। तो पहले तो ऐसा ही पता था कि एटॉम सबसे छोटा है, तब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो अभी हम भी वैसे ही डेवलप हो रहे हैं। 3rd चैप्टर में हम ऐसे पढ़ रहे हैं, 4th चैप्टर में हम और डिटेल में जाएंगे और हम बोलेंगे कि एटॉम के अंदर भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। ओके, वैसे बहुत सारे होते हैं, से काई मैसोन होते हैं, जीटा मैसोन होते हैं, कप्पा मैसोन होते हैं, वो सब से 10th के बाद 11 साइंस अगर तुम लो, 11 12 साइंस, तब आता है। अदरवाइज सिर्फ हमें अभी 10th तक तो यही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होते हैं। ये 3 ही पार्टिकल के बारे में समझना है, लेकिन ये 3 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, बट मेजरली हम ये 3 के बारे में पढ़ते हैं। देन से Democritus and Leucippus, Greek philosopher, named the smallest particle as atoms, means indivisible. Okay, तो 2 ग्रीक फिलोसोफर्स ने इनका नाम दिया है क्या, एटॉम। जिसका हमने परमाणु नाम दिया था, उसी का नाम दिया है क्या, एटॉम। आज की डेट में भी अगर हम संस्कृत के और हिंदी के लिटरेचर उठाकर देखें तो कितने साल, हजारों सालों पुराने हमारे स्क्रिप्चर्स, उसमें ये वर्ड लिखा हुआ है परमाणु, उसमें वर्ड लिखा हुआ है विमाना, जिसका मीनिंग होता है एरोप्लेन। तो सोचो स्क्रिप्चर्स 1000 साल पुराने हैं,
और एरोप्लेन की डिस्कवरी 200 इयर्स बिफोर हुई। सोचो, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड एंड इंडिया। ओके, सो फिर एक साइंटिस्ट आए, लेवोइजर, लेड द फाउंडेशन ऑफ द केमिकल साइंस। तो लेवोइजर आए और उन्होंने केमिकल साइंस का फाउंडेशन रखा। तो ये सब के बारे में, ये तो सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन था। नाउ वी विल गो इनटू द डीप ऑफ द टॉपिक्स ऑफ आवर चैप्टर। सो पहला ही टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, क्या है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कि केमिकली कॉम्बिनेशन, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ना कि मिक्सचर बनता है और से सॉल्यूशन बनेगा, मिक्सचर बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस। तो वो सब भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना। ओके, तो वो कैसे जुड़ते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या है? ओके, तो वो हमें पढ़ना है। सो लेवोइजर एंड जोसेफ प्रोस्ट एस्टैब्लिश द फॉलोइंग टू लॉज। तो लेवोइजर और जोसेफ प्रोस्ट ने दो लॉज दिए थे। पहला है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, तो सिर्फ दो साइंटिस्ट के और दो लॉज याद रखो, नेम लॉज जो है उसके नेम याद रखो अभी के लिए। क्या? एक तो लेवोइजर और दूसरा था जे फ्रॉस्ट, ऐसे याद, प्रोस्ट। ओके, वैसे याद रख सकते हो। सो जे प्रोस्ट और जोसेफ प्रोस्ट, लेवोइजर, और दो कौन से? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, क्या कह रहे हैं ये? तो इसमें पहला लॉ देखते हैं। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोल रहा है? वेरी इजी, क्या बोल रहे हैं? द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, अब ध्यान से सुनो, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मतलब कहीं से नया मास क्रिएट किया जा सकता नहीं है, नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में। यही है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे कि हमें पता है कि भाई H2O जो वाटर है वो बनता है, कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने इतना ऊपर से तो देखा है ना कि टोटल 118 एलिमेंट्स अभी नोन है। उसमें से एक एलिमेंट है कौन? हाइड्रोजन। उसमें से एक एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। फिर ये दोनों एलिमेंट इकट्ठा होके बनता है कौन? वाटर, पानी। ओके, तो ये दोनों जब इकट्ठा होंगे, जैसे कि मैंने ऐसा बोल दिया H2 plus O2, that will give twice H2O. ओके, सो सिर्फ 4 है ये सब मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं बाद में समझाता हूँ। सो H2 एंड O2 ये एक हाइड्रोजन गैस है, एक दूसरा ऑक्सीजन गैस है। पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर यहाँ पे रखना पड़ेगा। ओके, पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर जो भी रिक्वायर्ड है वो हमें रखना पड़ेगा। नहीं तो हम बोलेंगे सर अभी है एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कहाँ है पानी? अरे तो ऐसे नहीं। ओके, पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर होना चाहिए। सपोज ऐसा हो कि 100 बार प्रेशर होना चाहिए, 100 बार। प्रेशर का यूनिट बार, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लास्ट चैप्टर में हमें पढ़ा। ग्रेविटेशन में भी हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा। फोर्स पर एरिया दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 1 पास्कल। ओके, सो 100 पास्कल जितना होना चाहिए, 100 पास्कल अभी कितना है? 1 बार है। 1 बार इज इक्वल टू 100 पास्कल। तो अगर मैं बोल दूं 10,000 पास्कल और से 100 बार पर ये प्रोसेस होगी तो वो अभी एटमॉस्फेयर में तो होगी नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा अभी के लिए तो टेम्परेचर है नहीं। तो वो तो क्रिएट करना पड़ता है। कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये केमिकल रिएक्शन में ना, ये कहां से लेके आए भाई? तो ऐसा नहीं है कैसे छड़ी घुमाई और लेके आ गए, ये थे इसलिए ये बने। ओके, मतलब कि कहने का मीनिंग है ये मास मैंने क्रिएट नहीं किया है। ओके, ये मास मैंने क्रिएट नहीं किया है, ये दोनों ने मिक्स होके ये बना है, और मैंने इन दोनों को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया है। ओके, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये मैंने क्रिएट नहीं किया है, ये दोनों इकट्ठा होके बने हैं। और तो इकट्ठा होके बने मतलब ये डिस्ट्रॉयड हो गए? नहीं, वो डिस्ट्रॉयड भी नहीं हुए, वो दोनों इकट्ठा होके ये बन गए। समझ में आया? उन्होंने सिर्फ अपना फॉर्म चेंज कर दिया है। अंडरस्टूड? तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आया? ओके, कहने का मीनिंग क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में,
कोई भी केमिकल रिएक्शन में नया मास क्रिएट नहीं हो सकता और पुराना कोई मास होगा वो डिस्ट्रॉय हो सकता नहीं है। मास से मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नया मास कहीं से आ नहीं जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं कि लेमन जूस बनाओ, अच्छा सर लेमन दो, शुगर दो, पानी दो, कुछ मिलेगा नहीं, बनाओ। अरे कुछ नहीं है तो कहां से बनाए? ओके, तो कुछ नहीं में से कुछ आ सकता नहीं है, लाइक दैट, कुछ क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो अभी तो सर अभी हम बना दे रहे हैं, ये रे बना दिया लेमन जूस, तो लेमन जूस तो बना दिया, लेकिन कुछ जो था, मैंने तुम्हें इंग्रेडिएंट्स दिए थे कि वाटर है, लेमन है, शुगर है, सॉल्ट है, वो सबको मिक्स करके तुमने लेमन जूस बनाया। तो क्या वो सब चीजें तुमने डिस्ट्रॉय कर दी? तुमने पानी डिस्ट्रॉय कर दिया, लेमन जूस डिस्ट्रॉय किया? नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसका तुमने लेमन जूस बना दिया। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अंडरस्टूड? पक्का? चलो, सो ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा। नाउ से इसमें ही क्वेश्चन है एक एक्टिविटी में कि व्हाट हैपेंस होता है, एक्टिविटी देखेंगे तब। दूसरा एक लॉ समझाता हूं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये भी इजीली समझ में आ जाए, वैसा ही है। दो लॉ दिए थे, किस किसने? लेवोइजर एंड जे और से जोसेफ प्रॉस्ट, ये दो साइंटिस्ट ने दो लॉज दिए थे। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने देख लिया, क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन में नया मास क्रिएट नहीं किया जा सकता और कोई भी मास डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, हिंदी में। ओके, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इंग्लिश में। डन, सिंपल है। अब कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। प्रोपोर्शन मतलब क्या? जैसे लेमन जूस बनाया तो तुमने एक ग्लास लिया, सपोज अम्मी ने एक ग्लास लिया, उसमें आधा लेमन डाला और उससे लेमन जूस बनाया, और वैशाली ने एक ग्लास लिया, उसमें पूरा एक लेमन डाल दिया और फिर लेमन जूस बनाया। तो वो दोनों लेमन जूस में लेमन का प्रोपोर्शन डिफरेंट है। सपोज अम्मी ने बनाया, वो मैं टेस्ट करूंगा तो वो नॉर्मल लगेगा, तुमने बनाया वो शायद थोड़ा खट्टा लगे, क्यों? क्योंकि पूरा लेमन डाल दिया है। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रोपोर्शन अलग अलग था। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। तो कोई रेडीमेड चीज हो ना, तो उसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। जैसे कि कोको कोला तुम पियो, ओके, तो कभी ऐसा होता है कि आज मैंने कोको कोला पी तो थोड़ी मीठी लगी, और फिर कल पी रहे हैं तो वो स्वीटनेस थोड़ी कम हो गई या स्वीटनेस बहुत बढ़ गई। ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं होगा। क्यों कभी नहीं होगा? वो अंदर कितना स्वीटनर, कितना शुगर डालना है, वो प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है कि 100 ml में 1 स्पून ही डालनी है, लाइक दैट। वो फिक्स्ड होता है। आज 1 स्पून डाल दी, कल दूसरी दूसरी 2 डाल दिया, 1.5 डाल दिया। ओके, ऐसा नहीं है। ओके, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। तो ध्यान से सुनो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, सुनना, इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस हो, the elements are always present in definite proportions by mass। कहने का मीनिंग क्या है? फिर से एक बार पढ़ता हूं। इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, उसमें the elements are, जो एलिमेंट्स है वो लोग, are always present in definite proportions by mass। के एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑलवेज प्रेजेंट होंगे। कैसे? डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस बाय मास से ही वो प्रेजेंट होंगे। अंडरस्टूड? अब कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि कोई मैंने केमिकल सब्सटेंस ले लिया, से एक केमिकल सब्सटेंस ही H2O, तो कहने का मीनिंग क्या है? इसमें जो एलिमेंट होंगे ना, उसका मास कांस्टेंट होगा, एक डिफाइनाइट होगा, सारे के सारे। आओ, क्यों बहुत लेट हो गया? ले लो, चलो। तो स्कूल नहीं गए थे? स्कूल जाने के बाद सो गए? मतलब कितने बजे आए थे स्कूल से? 3 बजे आए। अच्छा, तो डायरेक्ट आ जाना चाहिए था ना। अच्छा चलो, सो H2O, ओके, तो H2O क्या है? ये केमिकल सब्सटेंस है। अब ये केमिकल सब्सटेंस जो है, उसमें ये केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा हाइड्रोजन, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। तो ये दोनों एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन बाय मास वो फिक्स्ड रहेगा।
बाय मास प्रोपोर्शन फिक्स्ड रहेगा। मतलब क्या कि अगर यहां से मैंने 2 हाइड्रोजन लिए हैं और 1 ऑक्सीजन है, तो फिर तुम अपने घर से पानी लेके आओगे, उसमें भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा। फिर कहीं से खरीद कर लाओगे पानी शॉप पर से, तो उसमें भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही होगा। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं ये तो अपने घर वाला है तो उसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। नहीं, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी ज्यादा इधर उधर हुआ ना, तो वो पानी बनेगा ही नहीं, कुछ और ही बन जाएगा। ओके, तो कहने का मीनिंग है कि उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो कांस्टेंट होता है हमेशा। मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से ही वाटर बनता है। फिर जैसे तुमने एक बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया, ओके, से H2O2 कर दिया, तो ये पानी है नहीं, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बताया था याद हो। ओके, तो ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी इसमें भी 2 ही एलिमेंट है, कौन कौन? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसमें भी 2 एलिमेंट है, वो भी सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है, लेकिन फिर भी कंपाउंड, ये जो बना है वो क्या है? कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या है अभी देखते हैं आगे। ओके, वन टाइप ऑफ मिक्सचर ही है। सो ये जो कंपाउंड है वो दोनों कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट है। ये H2O2 है, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था लेमन जूस बनाया, तो सपोज ये इसमें पूरा लेमन डाल दिया है, इसमें आधा लेमन डाला है, लाइक दैट। तो है तो वही लेमन और वाटर, लेमन और वाटर, लेकिन प्रपोर्शन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो फिर दोनों का नाम अलग अलग हो जाएगा। एक का नाम होगा लेमन जूस, दूसरे का नाम होगा खट्टा लेमन जूस। समझ में आ गया? ओके, कहने का मीनिंग क्या है कि जो भी केमिकल सब्सटेंस होगा, कोई भी, जैसे कि भाई HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें 2 है, कौन कौन है? एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। तो एक हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन ही जुड़ेगा। फिर ऐसा नहीं अरे मेरे पास थोड़ा हाइड्रोजन ज्यादा है ले लो, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई H2Cl, नहीं, वो बनेगा ही नहीं, वो ज्वाइन ही नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। समझ में आ रहा है? वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन ही नहीं होंगे, कनेक्ट ही नहीं होंगे। सो पहला था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें बोला था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास क्रिएट नहीं हो सकता, मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें कहा गया है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एक डिफाइनेड प्रोपोर्शंस बाय मास से होंगे। मतलब वाटर में अगर मैं बोल दूं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है और से 16 ग्राम ऑक्सीजन है, एक वाटर का मॉलिक्यूल हो H2O, उसमें मैं बोल दूं कि हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है, तो वर्ल्ड में कहीं से भी, वर्ल्ड में क्या मतलब हमारे वर्ल्ड के बाहर कोई और प्लेनेट पर से भी तुम वाटर लेके आओगे ना, तो भी उसका केमिकल फॉर्मूला, तो मतलब उसमें जो मास होगा ना, वो हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम ही होगा। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? ओके, तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये 2 तो दे दिए, किसने दिए? लेवोइजर एंड जे प्रॉस्ट ने ये 2 लॉ दिए थे। उसके बाद डाल्टन आए, ओके, और डाल्टन ने 6 पोस्टुलेट दिए हैं। ओके, क्या दिए हैं? 6 पोस्टुलेट। ये 6 में, ये जो 6 पोस्टुलेट है उसमें ये जो 2 है ना, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, जो 2 लॉ हमने पढ़े वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो 6 पोस्टुलेट में पहला पोस्टुलेट क्या बोल रहा है? देखो, ये सब हमें पता ही है। पहला बोल रहा है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉम। तो ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और सबसे छोटे ये जो पार्टिकल्स है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉम्स। ओके, दूसरा, एटॉम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, तो इसीलिए तो उसको स्मॉलेस्ट बोला है कि एटॉम को फर्दर डिवाइड कर सकते नहीं है। सो एटॉम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। कि भाई एटॉम्स इंडिविजिबल है और वो क्रिएट भी नहीं किए जा सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं किए जा सकते इन अ केमिकल रिएक्शन। तो यही तो बोले थे वो लेवोइजर। किस में बोले थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ऐसा बोले थे कि वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो सकता नहीं है। देन थर्ड, एटॉम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो जो एटॉम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट होते हैं, कोई भी एलिमेंट का एटॉम होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ओके, तो हाइड्रोजन जो हमारा गैस है और से हाइड्रोजन एलिमेंट है,
उसका जो एटॉम होगा, एक एटॉम, ओके, तो वो एक एटॉम का मास जो होगा वो फिक्स्ड होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं एटॉम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, मास उसका फिक्स होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी फिक्स ही होगी, उसका मास भी फिक्स होगा, आइडेंटिकल होगा, ओके, एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी फिक्स होगी। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से हाइड्रोजन लेके आए तो वो तो जल रहा है, कहीं और से हाइड्रोजन लेके आए तो वो जल नहीं रहा है, नहीं, वो हर जगह सेम ही प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छा है तो फिर यहाँ का ऑक्सीजन अच्छा है, और फिर तुम सपोज अमेरिका चले गए और वहां का ऑक्सीजन लिया, नहीं यार यहाँ का ऑक्सीजन सूट नहीं हो रहा है, ऐसा तुम नहीं बोल सकते, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? ओके, तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन इन द सेंस सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, सारे एलिमेंट्स के एटॉम का मास सेम होता है। अंडरस्टूड, समझ गए? पक्का? श्योर? तो पहला पॉइंट हमने कौन सा समझा कि भाई सारे मैटर टाइनी पार्टिकल से बने हुए जिसको हम एटॉम बोलते हैं। फिर दूसरा हमने क्या बोला, वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही था कि ये जो एटॉम है वो केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, क्रिएट नहीं हो सकते। फिर थर्ड हमने बोला कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो उसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो एलिमेंट्स का मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं। And fourth, atoms of different elements have different masses and chemical properties. तो यहाँ पर जो बोला उसका डिफरेंट बोला है, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन का बोला है, तो हाइड्रोजन का मास केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी, अभी कोई मैं दूसरा एलिमेंट ले लूं, से मैंने एलिमेंट कौन सा ले लिया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास और ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट ही होगी। समझ में आया? यहां पे क्या बोला, फिर से सेंटेंस बोल रहा हूं, एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो ये दोनों एटॉम है, दो अलग अलग एलिमेंट के एटॉम है, ये ऑक्सीजन का एटॉम है और ये हाइड्रोजन एलिमेंट का एटॉम है, तो वो दोनों के मासेस, वो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, वही बोल रहे हैं। एंड फिफ्थ में बोल रहे हैं एटॉम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो एटॉम्स जो होते हैं ना वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, सबका मीनिंग समझो, रट्टा तो मार लेना बाद में, लेकिन मीनिंग समझ लो। ओके, रट्टा नहीं मारना है ऐसा बोल रहा था, लेकिन एग्जाम के लिए तो याद तो रखना पड़ेगा, लेकिन भूल गए तो याद कैसे आएगा, समझे होंगे तो याद आ जाएगा। ओके, तो समझना ये पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि जो एटॉम्स, कोई भी कंपाउंड है उसमें जो एटॉम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं वो उनका जो नंबर होता है वो फिक्स्ड रेशियो में होता है, होल नंबर। मतलब कि जैसे H2O मैंने लिखा था अभी, तो H2O में क्या है भाई, दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऐसा है। तो अभी मैं कहीं और से मैं लेकर आ जाऊं, से 10 मॉलिक्यूल्स लेके आ जाऊं, ये एक मॉलिक्यूल था, ऐसे 10 मॉलिक्यूल H2O लेके आ जाऊं, तो भी होगा क्या, से हाइड्रोजन कितना हो गया, तो भाई H/O का रेशियो क्या हो गया, H/O का रेशियो क्या हो गया, ये 10-20 हो गया और ये हो गया 20, तो ये वापस आएगा 2/1। लेकिन यहाँ पे वो नहीं बोल रहे, ये क्या बोल रहे, 2/1 मतलब 2 आएगा, ये भी 2/1 मतलब 2 आएगा, मतलब हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो रेशियो क्या आया, 2 आया। 2 इज अ स्मॉल होल नंबर। सपोज मैंने बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितना है, से 1, ऑक्सीजन कितने हैं, से 2, करेक्ट, कार्बन कितना आया है 1, ऑक्सीजन कितना आया है 2, तो मैं पहले ऑक्सीजन लिखता हूं, ओके, देखो, से ऑक्सीजन डिवाइड बाय कार्बन, तो वो कितना आ गया 2/1, तो वो कितना आ गया 2, तो 2 भी स्मॉल होल नंबर है। कभी तुम्हें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा क्या, CO 0.5 ऐसा कभी देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं रेशियो निकालूं तो वो स्मॉल होल नंबर नहीं आ रहा है। अभी जैसे ऑक्सीजन बाय कार्बन 2 आया था, अभी ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 0.5 लिखा हुआ है, कार्बन कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो ये रेशियो क्या है 0.5 है, तो ये होल नंबर नहीं है। अंडरस्टूड? कभी ऐसे नहीं देखने को मिलेगा कि से H2 है और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है सपोज 1.3, ऐसे, तो ऐसा कोई डिजिट देखने को मिलेगा नहीं, स्मॉल होल नंबर्स में ही देखने को मिलेगा, वो बोल रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटॉम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब कि
कोई भी, वो तो वापस वही आ गया, कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही आ गया। क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ना वो कांस्टेंट ही होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कहीं से भी उठा के लेके आओ तो ये उसी का वापस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, उसी को शो कर रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि लेवोइजर का और प्रोस्ट का दोनों के जो दोनों लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो दोनों तो इसमें आ ही जाते हैं, उसके अलावा दूसरे 4 हैं। अंडरस्टूड? सो डाल्टन के 6 पोस्टुलेट फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। पहला पोस्टुलेट, सारे के सारे पार्टिकल्स, सारे के सारे मैटर्स छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं जिसको हम एटॉम बोलते हैं। दूसरा अब आ गया है कंजर्वेशन ऑफ मास। से एटॉम्स आर इंडिविजिबल है, वो डिवाइड नहीं हो सकते एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। देन atoms of a given elements are identical in mass and chemical properties। तो जो एटॉम्स होंगे ओके वो उनकी मास और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, मतलब सबके लिए अलग अलग होगी। और अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। एंड अगर जब भी कंपाउंड बनाते हैं, 2 एलिमेंट इकट्ठा होकर कंपाउंड बनाते हैं, सो दैट कंपाउंड का जो रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर होगा, जो हमने बोला वो। एंड लास्ट पॉइंट तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही है कि हमेशा ये जो रेशियो होगा ना वो कांस्टेंट होगा। H/O करेंगे तो हमेशा 2:1 ही आएगा। फिर भले ही तुमने 10 पार्टिकल्स ले लिए तो 10 2 20 और 10 तो 20/10 करोगे तो भी 2/1 ही आएगा। तो कहीं से भी तुम से पानी उठा कर ले आओ तो उसका रेशियो जो आएगा, मास का रेशियो ले लो या उनके एलिमेंट्स के नंबर का रेशियो ले लो, तो वो एटॉम्स का रेशियो ले लो, तो वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये 6 पोस्टुलेट थे डाल्टन्स के। हाँ ओके, समझ में आया? पक्का? अरे इधर देखो, तुम लोगों को पूछ रहा हूँ। ओके डन? ठीक है, तो इतना रखते हैं। नाउ जैसे मैंने कल बताया था टेस्ट का, दैट टेस्ट यू गिव। ओके।